आप सभी दोस्तों को और आपके पूरे परिवार को कुशवाहा एजुकेशन सेंटर टीम की ओर से दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और हमारी पूरी टीम जो है आपके परिवार एवं सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 के लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट को, और साथियों जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। और इसके पहले हमने सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या सभी क्लास को एक बार जरूर से देख लेना। ऑल इंडिया दोस्तों मॉडल पेपर आपका ये क्लास जो है हमारी होने वाली है 40/40। अब कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों को जो है 40 में 40 नंबर लाने से। इस बार वर्दी 100% दोस्तों आपकी पक्की होने वाली है। दोस्तों को इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है, तो आपको जो इस वीडियो में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू के जो प्रश्न है देखने को मिलने वाले हैं। साथियों आप लोग वीडियो में जो है शुरू तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और बात करते हैं हम आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? मनु भाकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो बात करेंगे हम सही उत्तर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है हरियाणा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो मनु भाकर का संबंध दोस्तों आपका हरियाणा राज्य से हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों अगर बात करें, देखिए तो कह रहे हैं मनु भाकर एक मशहूर भारतीय खेल निशानेबाज हैं। उन्होंने पिस्टल शूटिंग में अपने बेहतरीन कौशल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान जो है बनाई है। फिर आपका है मनु भाकर की उपलब्धियां। तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, अभी हाल ही में जो आपके ओलंपिक हुआ था, और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय शूटर बन गई हैं। ठीक है, ऐसा करने वाली जो पहली भारतीय शूटर बन गई दोस्तों, आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है कि पहली भारतीय शूटर कौन बनी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन आपकी मनु भाकर हो जाएंगी। फिर दोस्तों ये रहा आपका पॉइंट, तो देखते हैं हम सभी पॉइंटों को। तो कह रहे हैं, देखिए मनु भाकर यूथ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनकर उन्होंने एक साथ 2 मेडल जीते दोस्तों। इन्होंने आपकी बार इस ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल को जीता हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए इनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा तो इन्हीं से संबंधित कुछ आप जो है पूछेगा। कह रहे हैं मनु भाकर के बारे में कुछ और बातें। तो मनु भाकर के पिता मरीन इंजीनियर और माँ स्कूल में जो है प्रिंसिपल हैं, यानी जो पिता है वो इंजीनियर है और माँ जो है प्रिंसिपल है। बचपन में मनु भाकर मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, स्केटिंग और जूडो कराटे भी खेलती थी। मनु भाकर को भारत के प्रतिष्ठित शूटर जसपाल राणा ने कोचिंग दी है। इसका जो कोच हैं वो है शूटर जसपाल राणा सिंह है, राणा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला तो देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो अगला है 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खालिस्तान परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया है। 50%, 100%, 25% या 75%। दोस्तों जो सही जवाब है 9 अगस्त 2023 तक जो PMJDY है 100% लोगों को खाता खुलवाया गया, यानी जो 100 लोग हैं तो जो 100 लोगों को जो खाता है खुलवाया गया है मध्य प्रदेश में, जो इसका सही जवाब है 100% हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं क्या इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभ आरंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। ये उसका पूछे क्या, अगर इसकी पूछेगा घोषणा कब की गई है तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, और इसकी शुरुआत कब से हुई है तो 28 अगस्त 2014 से हुई है। इसकी घोषणा किसने किया है तो प्रधानमंत्री ने जो है इसकी घोषणा या अनाउंसमेंट जो है की थी। ठीक है दोस्तों, आपसे इसमें जो है 3-4 पॉइंट्स बन सकते हैं। फिर आइए बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने जो हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, आप लोग क्लास को आज लाइक कर दीजिए। इस दीपावली आपके लिए दोस्तों जो है बहुत ही कुछ खास लेके आने वाले हैं, आपको जो वीडियो में आगे जो है पता चलने वाला है। साथियों आप लोग इस बार मेहनत कर लीजिए, अगली दीपावली में आपको जो है वार्षिक से ज़्यादा घर वालों के साथ मिलना है और जो है बताइएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, आपकी जो मेहनत है एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। कोई भी काम दोस्तों मेहनत उसमें करना ही पड़ता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता कोई भी काम को हट के करना या, ठीक है। देखिए फिर आपका है सबछेता, ठीक है, सबछेता के सिद्धांत के साथ खाली स्थान ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे हम इसमें सही उत्तर के बारे में, देखिए सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 2 अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सबछेता के सिद्धांत के साथ जो है क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी डिजाइन किया था या महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड विल बी राइट आंसर। तो आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 है, 16 है, 18 है, 14 है। देखिए जिसमें का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अपने विरुद्ध जो है वो साक्षी होगा। ठीक है, बाध्य उसको नहीं कर सकते किसी भी अपराध के लिए। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है हरित क्रांति को खाली स्थान भी कहा जा सकता है। विश्व क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि क्रांति। तो इसको दोस्तों जो है हरित क्रांति को हम कृषि क्रांति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 100 में 100% राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए पॉइंट्स हमारा है इम्पोर्टेंट। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जबकि हरित क्रांति के जनक है विश्व में किसे माना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। जो है नोबेल शांति पुरस्कार है वो 1970 में मिला है किनको, नॉर्मन बोरलॉग को। फिर देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है। तो अगला इसमें आपको जो है भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा शुरू किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित देशों में नए उपज देने वाले किस्मों के बीच के कारण हुई। दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है पॉइंट जो है सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीपों में देखी गई। वर्ष 1967 और 68 तथा वर्ष 1977 और 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी
कृषि देशों की श्रेणी में जो है परिवर्तित कर दिया। यानी पहले क्या आपका जो हमारा भारत था बहुत ही पीछे हुआ था, लेकिन इसकी जो क्रांति आपकी आई 77 और 78 वाली, इन्होंने क्या है भारत को जो है लगभग बहुत ही आगे पहुंचा दिया था कृषि के मामले में। फिर आइए बात करते हैं हम क्या है अगले पॉइंट पर, और देखते हैं साथियों अगला। तो आपका है लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावड़ी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 महाराष्ट्र जो है इसका 100% सही जवाब हो जाएगा। लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे हम तो लावड़ी एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है जो अपनी शक्तिशाली लय और कामुक भावना के लिए जाना जाता है। दोस्तों हम लोग क्या है महाराष्ट्र के जो कुछ और नृत्य हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मैं दोस्तों को जो है बहुत बार बताया था, आप लोग एक दो जो महाराष्ट्र के नृत्य हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते कि साथियों को जो अभी तक हमारा याद है। फिर आपका है भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए नंबर कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली, ठीक है। फिर बी नंबर कह रहा है कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। कह रहे हैं गलत कथन या कथनों की पहचान कीजिए। हम बताना इसमें कौन सा कथन जो दोस्तों आपका है वो गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल बी नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है केवल ए नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है ना तो ए और ना ही बी, फोर्थ आपका ए और बी जो है दोनों दोस्तों कथन गलत हैं। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर थर्ड है, ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है, ठीक है दोस्तों। ना तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है और ना ही बी, यानी मतलब है इस सभी जो है हरित क्रांति के बारे में सही हैं, इसमें से कोई आपका जो कथन है गलत नहीं है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब होने वाला है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, राजस्थान। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है सबसे कम साक्षरता दर है महिलाओं के मामले में। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग इसी में कुछ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट आपका है कह रहे हैं 2011 की जनगणना के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, ठीक है, उसको साक्षर माना जाएगा। उसकी उम्र जो है 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो, वो व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ सकता है लिख सकता है, उसको जो है साक्षर माना जाता है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है, ठीक है। पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं पाएगा तो क्या है वो साक्षर व्यक्ति नहीं है। फिर आपका है 1991 से पहले की जनगणना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से निरक्षर माना जाता था, लेकिन क्या है 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है, पुरुषों के लिए 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है, ठीक है। पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग क्या कॉपी पर लेके बैठिए, इसको लिखते जाइए। नहीं दोस्तों आपको हम इसका जो है PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर PDF दीजिए। तो PDF जो है कहाँ मिलेगा, हम अगर भूल जाएंगे तो आप लोग कमेंट करना है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसका जो दोस्तों PDF है आपको वहीं पास मिल जाएगा। तो फिर बात करते हैं इसमें कुछ और पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। केरल ने 93.5
91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है, जो केरल दोस्तों फर्स्ट पर है। इसके बाद लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58% का स्थान है। ठीक है, तो देखिए बात करें सबसे कम के बारे में, तो आपका है 63.82% की साक्षरता दर के साथ बिहार, अरुणाचल प्रदेश हैं और राजस्थान 67.6% से पहले देश में अंतिम स्थान। इसका जो दोस्तों आपका क्या है, अंतिम स्थान है। आज साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का स्तर 65.46% है, जहां पुरुषों से साक्षरता दर 8 से अधिक है। ठीक है, तो आपका ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो हमें बताना कौन सा कुछ अनुच्छेद है वित्त आयोग संबंधित है। आर्टिकल 270, आर्टिकल 290, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 260। तो सही जवाब जो है आपका आर्टिकल 280 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 280 जो है इसमें का सही जवाब होने वाला है। फिर आइए बात करते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है दिलीप ट्रॉफी, या दोस्तों क्या दिलीप भी लिखते हैं। ठीक है, मैं आपका जो है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है क्रिकेट, बिल्कुल नहीं सही जवाब होने वाला है। दोस्तों ये बात करते हैं अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। देखिए अगर हम बात करेंगे पॉइंट के बारे में, तो दिलीप ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। पूर्व क्रिकेटर, ठीक देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं साथियों, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कह रहे हैं पूर्व क्रिकेटर दिलीप सिंह जी के नाम पर बनी इस प्रतियोगिता में वर्ष 1961-62 में पहले संस्करण के बाद से भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें हिस्सा लेती रही हैं, जिनमें से कुछ संस्करणों में विशेष आमंत्रित टीमें भी शामिल हुई थी। ठीक है, तो देखिए आपका है क्षेत्रीय प्रारूप में कुछ अपवाद भी रहे हैं, यानी कहने आप इसमें कुछ जो है अपवाद हैं। वर्ष 2003 में टूर्नामेंट जहां रणजी ट्रॉफी समूहों के आधार पर 5 टीमें बनाई गई थी। सोचा क्या है 2003 में जो है 5 टीमें बनाई गई थी, और 2016 और 17 और 2019-20 के बीच आयोजित 4 संस्करण जब बीसीसीआई ने इंडिया ब्लू, रेड, ग्रीन नामक 3 टीमों का चयन किया था। नवीनतम सबसे नवीनतम 2024-25 संस्करण में टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी नामक 4 टीमें बनाई गई हैं। टीम ए है, टीम बी है और जो है टीम सी है। तो 4 टीम बनाई गई हैं बी, सी और डी तक। ठीक है, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ये 4 टीमें बनाई गई इस बार 2024 और 25 के टूर्नामेंट में। फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या इसमें अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित है? 5 है, 3, 4, 2। तो सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन नंबर देखिए 2, यानी 4 जो है ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला इसका जो 2 नंबर सही था, मतलब 2, ठीक 2 नंबर नहीं, चौथा 2 सही था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि, गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार या कालिदास सम्मान। तो पता होगा तो जो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर।
तो आइए बात करते हैं हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। देखिए कह रहे हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को संगीत है, नृत्य है, नाटक अकादमी या संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है। 1952 में स्थापित यह पुरस्कार नृत्य साहित्य प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और नगद पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो आपको नगद पुरस्कार शामिल हैं। फिर है इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए माना जाता है। ये आपका जो है। फिर आपका है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रतन टाटा जो है इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इनका जब भी हाल ही में निधन हो गया है रतन टाटा का, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो पॉइंट इसमें आपके जो है नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं पॉइंट। फिर किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट, ठीक है, प्यूज लिस्ट के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? प्यूज लिस्ट बैडमिंटन है, हॉकी है, टेनिस है, मुक्केबाजी है। दोस्तों देखिए सही जवाब जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं इसमें कि हम महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए मुक्केबाज शब्द का प्रयोग मुक्केबाज के लिए किया जाता है। यह शब्द लैटिन शब्द पगिल से आया है जिसका अर्थ मुक्केबाज या लड़ाकू है। किससे? पागिल। ठीक है, पागिल से आया है। मुक्केबाजी एक युद्ध खेल है जिसमें दो व्यक्ति सामान्यतः सुरक्षात्मक दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण जैसे कि हाथों की पट्टियों और माउथ गार्ड आदि पहनकर मुक्केबाजी रिंग में पूर्व निर्धारित समय तक एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं। इस खेल में शारीरिक शक्ति, गति, सजगता और धीरज के संयोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न रहा। तो अगला आपका है लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार खालिस्तान का प्रतीक है। फसल कटाई के त्यौहार, मानसून त्यौहार, शीतकालीन संक्रांति महोत्सव या नए वर्ष के त्यौहार। तो आपको बता दें दोस्तों जो ये आपका लोसर है ये नए वर्ष का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही जवाब हो जाएगा, नए वर्ष के त्यौहार। दोस्तों ये देखते हैं इसमें कि भी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के ऊपर। देखिए कह रहे हैं लोसर को लद्दाख और तिब्बती समुदायों में नए साल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। लोसर इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुष्ठान और पारंपरिक दर्शन या प्रदर्शन होते हैं। इसमें आमतौर पर प्रसाद, प्रार्थना और उत्सव शामिल होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं, जो आशा और खुशियों के साथ नए साल का स्वागत करने का प्रतीक है। इस उत्सव में पारंपरिक भोजन, नृत्य, गीत और जटिल रेत मंडलों का निर्माण शामिल है। ठीक है, हो सकता है कि भोजन मतलब संबंधित किस नृत्य से है। ठीक है, तो आप लोग इनको पॉइंट को जो दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जो दोस्तों अभी SSC MTS का हाल ही एग्जाम चल रहा है, तो आप जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको आप उसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको जो उनसे इनडायरेक्ट पूछ रहा है आपसे वही जो आप पढ़े हैं, लेकिन उसमें क्या आपको जो है थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों ये है। फिर है निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? ठीक है, वो क्या पहले भारत का ही हिस्सा थे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया और भूटान, श्रीलंका और मालदीव, नेपाल और चीन। तो बता दें दोस्तों, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है ये क्या है, पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों ये बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ काले गानर, मगलिर, उरिमई, थोगोगई, थिट्टम पहल की शुरुआत की है? यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है किस सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पहल की है। तो इसका जो सही जवाब देखिए है, कहा है मध्य प्रदेश हो सकता है, कि तमिलनाडु, कि केरल, कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो आपका तमिलनाडु राज्य ने जो है इसकी शुरुआत की है, इस पहल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, ठीक है, तमिलनाडु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज भी बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, डाई क्लीनिंग सेवाओं, ठीक है, और क्या है, डाई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर, सेवा कर खालिस्तान में पेश किया गया था? 1994, 95, 94, 91, 92 या 92, 93? तो जो सबको जो पेश किया गया था वो 1994 और 95 पेश किया गया था। चाहे टेलीफोन सेवाएं हों, स्टॉक ब्रोकर हों, स्वास्थ्य क्लबों हों, ब्यूटी पार्लरों हों या डाई क्लीनिंग सेवाएं हों, उनकी जो शुरुआत हुई थी कर देने की 1994, 95 में हुई थी, इसको क्या है, सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। फिर साथियों हमारी बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खालिस्तान के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, ठीक है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, शहनाई। तो जो आपके क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ शहनाई विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं इनसे पहले इसमें कुछ पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो जन्म है 21 मार्च 1916 को, और इनकी मृत्यु जो है 21 अगस्त 2006 को हुई है। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक दोस्तों आप ये हैं, उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ है। तो लोग क्या है, इनको जन्म स्थान याद कर लीजिए, कहाँ हुआ है, बिहार में। आपसे एक अभी पूछा है 2-3 लोगों को जो है, अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित हैं, आज पूछा हुआ तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी अब राज्य जो है पूछना शुरू हो गया है। और फिर है सन 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2001 में, ठीक है। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, तीसरे जो है बने हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर देखते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ठीक है। 1925 से 1921 से 1935 या 1931 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1925 में जो है इन्होंने सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब है। तो देखिए पॉइंट के ऊपर पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद पर आसीन होने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी थी। हो सकता है कि वह कौन सी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन आपकी हैं, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। फिर है कविता और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या है, भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कह रहे हैं सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्र संघर्ष में एक महत्वपूर्ण हस्ती थी
और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी भी थी और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर काम भी किया था। उसने क्या है, आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी हुई थी। फिर है, आपने राजनीतिक कार्यों के अलावा वह एक प्रसिद्ध कवि और लेखिका थी। उनकी साहित्यिक कृतियों में द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम शामिल। उसमें क्या है, कृतियाँ हैं। आपसे जो इनको पूछता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो किसकी आत्मकथा है, या द बर्ड ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है, किसकी है, आपको जो है सरोजिनी नायडू की है। फिर आपका है, भारत के स्वतंत्रता के बाद वह स्वतंत्र भारत में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी हैं। उन्हें संयुक्त प्रांत, ठीक है, यानी जो अब उत्तर प्रदेश में है, उसकी राज्यपाल बनी थी। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको जो है सरोजिनी नायडू थी। इसका जो पहला नाम था संयुक्त प्रांत था। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो इसमें इतना ही पॉइंट समझ लगे कि जो आपसे पूछ सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय आपको जो है यहाँ पास कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कि बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा को जो हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस दोस्तों आप लोग करना क्या है कि अपना जो प्यार और सपोर्ट है हमें बनाए रखना होगा। ठीक दोस्तों, हमें बताया जाए आपकी दीपावली में कुछ खास होने वाला है, तो बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दीपावली में जो खास क्या होने वाला है, हम आपके लिए जो दोस्तों मॉक, ठीक है, SSC GD के लिए मॉक टेस्ट की जो है व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपको जो कुछ टाइम में, कुछ दिनों बाद जो है हर संडे को मॉक टेस्ट आपको होगा। अब जो है एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, जो है दोस्तों उस लिंक के माध्यम से आपको जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा। अभी दोस्तों इसमें आपको ओनली जो है GK GS के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को प्यार सपोर्ट करेंगे तो जो सभी के हम टॉपिक को कवर करेंगे। आपको जो सभी के कोई भी एग्जाम है उसका भी आपको जो मॉक टेस्ट कराएंगे वो भी आपको दोस्तों फ्री आपको, ठीक है, जो ना आपके लिए मॉक टेस्ट आने वाला है, फ्री आपको आने वाला है। आपका जो है 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको जो है 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। आप लोग अपने मॉक टेस्ट देंगे फ्री में। बस दोस्तों आप लोग इसमें एक दो काम करना होगा, अपना जो है नाम, ठीक है, इसमें नाम भरत कुशवाहा है तो आपको अपना नाम इंटर करना होगा, और साथ से जो है जीमेल लेके या कुछ और, या आपको रोल नंबर, ठीक है। आपको दोस्तों 3 काम करना होगा। बस अपना आप मॉक दीजिए, आपको उसमें दिखाए कौन सी आपको सही है, कितना आपका जो है स्कोर बन रहा है, आपको जो संपूर्ण डिटेल मिलेगी। बस आप लोग को तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए इस संडे, नहीं तो अगले संडे जो हमारी तैयारी शुरू रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों, आपसे मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।